हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल फ्रॉम चैप्टर ग्रेविटेशन। तो पहला एक्टिविटी 10.7 समझेंगे। टेक अ पीस ऑफ स्टोन एंड टाइट टू वन एंड ऑफ अ रबर स्प्रिंग और अ स्प्रिंग बैलेंस। तो हमने एक स्टोन लिया है और उसको स्प्रिंग बैलेंस से ठीक है टाई किया है। यहाँ पर मैंने उसमें थोड़ा सा वेरिएशन करते हुए एक मेटल सिलेंडर लिया है और उसको स्प्रिंग बैलेंस स्टोन की जगह मेटल सिलेंडर ले लिया है, ठीक है, और उसको हमने स्प्रिंग बैलेंस से हैंग कर दिया है। अब आगे दिया सस्पेंड द स्टोन बाय होल्डिंग द बैलेंस और द स्ट्रिंग एज शोन। ठीक है, तो हमने स्टोन की जगह मेटल सिलेंडर को सस्पेंड कर दिया। तो क्या होगा, स्प्रिंग बैलेंस में कुछ रीडिंग आ जाएगी। एयर में मेटल सिलेंडर है और यहाँ पर नीचे वाटर है। अभी हमने वाटर में इमर्स नहीं किया सिलेंडर को, एयर में है, तो स्प्रिंग बैलेंस में कुछ रीडिंग आ जाएगी। जो उसका वेट होगा वो रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, 150 ग्राम सपोज यहाँ पर इसकी वैल्यू आई है, रीडिंग आई है। अब हमें क्या करना है, note the elongation of the string or the reading on the spring balance due to the weight of the stone या metal cylinder। तो रीडिंग हम नोट डाउन कर लेंगे। क्लियर। अब स्लोली डिप द स्टोन इन वाटर या मेटल सिलेंडर इन वाटर। स्लोली डिप द मेटल सिलेंडर इन वाटर in a container as shown. What happens to the elongation of the string or reading of the balance? तो बैलेंस, यहाँ जो स्प्रिंग बैलेंस है इसमें रीडिंग में क्या चेंज आएगा? अब ध्यान से सुनिए, आपने अपथ्रस्ट पढ़ा हुआ है। जब भी किसी लिक्विड, किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में, फ्लूइड में इमर्स करते हैं तो वो जो फ्लूइड है उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगाता है, अपथ्रस्ट लगाता है। तो उससे, उसकी वजह से अब यहाँ पर देखो, इतना सा पार्ट, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इमर्स्ड इन वाटर। तो इस यहाँ पर इस पे लगेगा अपथ्रस्ट। ठीक है, ये जो लिक्विड है, वाटर है, ये इसके ऊपर अपथ्रस्ट लगाएगा, अपवर्ड फोर्स लगाएगा, बॉइंट फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से इसका जो वेट था वो कम आएगा। तो यहाँ पर रीडिंग सपोज 140 ग्राम आई, स्प्रिंग बैलेंस में सपोज रीडिंग 140 ग्राम आई, थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें और इमर्स करना है, इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इमर्स, उसको हमने इंक्रीज कर दिया। तो सपोज अब हम यहाँ पर रीडिंग नोट डाउन करेंगे, तो सपोज 130 ग्राम आई। इसके बाद हमने फुल्ली इमर्स कर दिया वाटर में, सिलेंडर को फुल्ली इमर्स कर दिया, तो सपोज रीडिंग आई 120 ग्राम। तो क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास मेटल सिलेंडर तो वही था, 150 ग्राम का था, एयर में 150 ग्राम था, लेकिन जैसे जैसे हमने उसको इमर्स किया वाटर में, ज़्यादा इमर्स करते गए, तो उसका वेट, अपेरेंट वेट, ट्रू वेट कितना था 150 ग्राम, और अपेरेंट वेट कम आया, 120 ग्राम आया। क्यों आया? बिकॉज ऑफ अपथ्रस्ट, बिकॉज ऑफ अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द मेटल सिलेंडर। इसी को हम पढ़ते हैं। यू विल फाइंड दैट इलॉन्गेशन ऑफ द स्ट्रिंग और द रीडिंग ऑफ बैलेंस डिक्रीजेस। ये रीडिंग, बैलेंस की रीडिंग, स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग है वो डिक्रीज होती गई एज द स्टोन इज ग्रेजुअली लोवर्ड इन वाटर। हाउएवर, ध्यान दीजिएगा, लिसन केयरफुली, जब हमने इसको फुल्ली इमर्स कर दिया उसके बाद देयर विल बी नो चेंज इन रीडिंग। फुली इमर्स करने के बाद अब अपथ्रस्ट जितना है उतना ही लगेगा, अब चेंज नहीं होगा। अब इसको, इसके बाद और आप नीचे और ज़्यादा नीचे कर देंगे तब भी रीडिंग वही आएगी, तब भी रीडिंग, हुक से ये अटैच किया, ये अटैच किया, ठीक है, 120 ग्राम ही आपको रीडिंग मिलेगी। तो कंप्लीटली लोअर करने के बाद फिर रीडिंग में चेंज नहीं आएगा। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द डिक्रीज in the extension of the string or reading of the spring balance? decrease क्यों हुई? because of upthrust. We know that elongation produced in the string or the spring balance is due to weight of the stone. elongation आया, रीडिंग में कुछ चेंजेस आए, क्यों? स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग में चेंजेस क्यों आए? because of weight of stone. since the extension decreases once the stone is lowered in water, जो हमने स्ट्रिंग लगाई है उसमें भी एक्सटेंशन जो आएगी वो डिक्रीज हो जाएगी वंस इट इज लोअर्ड इन वाटर। ये तो हमने वेट की बात की, मेटल सिलेंडर के वेट की बात की। अगर स्टोन को हमने जिस स्ट्रिंग से टाई किया हुआ है उस स्ट्रिंग को भी देखोगे तो इलॉन्गेशन कम हो जाएगी। स्ट्रिंग की इलॉन्गेशन जैसे जैसे आप लोअर करते जाएंगे, स्टोन की जो स्ट्रिंग है उसमें इलॉन्गेशन भी कम होती जाएगी, क्योंकि नीचे से अपथ्रस्ट लग रहा है। क्लियर? As a result, the net force on the string decreases, क्योंकि नीचे से एक फोर्स लगने लगा है, ऊपर से तो उसका वेट लग रहा है और नीचे से लग रहा है अपथ्रस्ट। तो एज अ रिजल्ट इलॉन्गेशन डिक्रीज होगी, द नेट फोर्स ऑन द स्ट्रिंग डिक्रीजेस और इलॉन्गेशन डिक्रीज होगी। ठीक है, तो यही जो अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर इज नोन एज buoyancy, फोर्स ऑफ buoyancy. What is the magnitude of buoyant force experienced by the body? Is it the same in all the fluids for a given body? एक बॉडी आपने ली
तो उस पर अपथ्रस्ट सेम होगा क्या? चलो हम ले लेते हैं सपोज आयरन। आयरन को हमने डाला मरकरी में और वाटर में, एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमने आयरन को डाला आयरन इन मरकरी या फिर आयरन नेल इन वाटर, क्या होगा? सेम रहेगा क्या? सेम सिचुएशन आएगी क्या? नो। आयरन नेल इन वाटर क्या होगा? आयरन नेल विल सिंक इन वाटर। लेकिन अगर आपने आयरन नेल को मरकरी में लिया तो इट विल फ्लोट। डिफरेंस आया? अपथ्रस्ट में डिफरेंस आया। यहाँ पर अपथ्रस्ट ज्यादा लग रहा है, वहां पर नहीं। आयरन नेल इन वाटर में अपथ्रस्ट बहुत कम है, वेट ज्यादा है और अपथ्रस्ट कम। वेट ज्यादा है, अपथ्रस्ट कम है। यहाँ पर जस्ट उल्टा हो गया। क्लियर? तो क्वेश्चन है, इज इट द सेम इन ऑल फ्लूइड्स? नो, इट इज नॉट द सेम। डू ऑल बॉडीज इन अ गिवन फ्लूइड एक्सपीरियंस द सेम बॉइंट फोर्स? नो, ये भी नो। द आंसर टू दीज क्वेश्चंस इज कंटेन्ड इन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? व्हेन अ बॉडी इज फुली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड। पार्शियली हमने इमर्स किया, पार्शियली इमर्स किया, इन दोनों केसेस में पार्शियली इमर्स किया और यहाँ पर हमने फुली इमर्स किया। ठीक है, तो व्हेन अ बॉडी इज फुली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, इट एक्सपीरियंसेस एन अपथ्रस्ट। इसके ऊपर लगेगा अपथ्रस्ट, इट एक्सपीरियंसेस एन अपथ्रस्ट। ठीक, वो किसके इक्वल होगा? वो जो अपथ्रस्ट लगेगा वो किसके इक्वल होगा? दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इमर्स पार्ट। ये जो इमर्स पार्ट है, ये जितना इमर्स पार्ट है, ठीक है, पूरा नहीं डूबा है ना, यहाँ पर जितना इमर्स पार्ट है वो कितने फ्लूइड को डिस्प्लेस करता है? वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इमर्स पार्ट। यहाँ पर इमर्स पार्ट ये, ठीक है, तो ये कितने फ्लूइड को डिस्प्लेस किया उसके इक्वल होगी अपथ्रस्ट। और यहाँ पर कितने फ्लूइड को डिस्प्लेस किया उसके इक्वल होगी अपथ्रस्ट। तो यहाँ पे आप देखोगे अपथ्रस्ट सबसे ज्यादा आएगी, अपथ्रस्ट सबसे ज्यादा आएगी, इसका मतलब वेट कम हो जाएगा। क्लियर आर्किमिडीज प्रिंसिपल? नाउ कैन यू एक्सप्लेन व्हाई अ फर्दर डिक्रीज इन इलॉन्गेशन ऑफ द स्ट्रिंग वाज नॉट ऑब्जर्व्ड? क्योंकि इसके बाद अपथ्रस्ट कांस्टेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड डिस्प्लेस जितना हुआ, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस जितना हुआ उतना ही तो यहाँ पर भी होगा सेम, क्योंकि वो पूरा अंदर है। बॉडी वाटर के पूरा अंदर है। बॉडी इज फुली इमर्स्ड इन वाटर इस केस में और इस केस में, तो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, इसलिए अपथ्रस्ट इन दोनों केस में अपथ्रस्ट सेम होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर रीडिंग सेम आएगी। लेकिन यहाँ से आप देखेंगे तो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड कम है, यहाँ वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड ज्यादा है और ज्यादा है, तो अपथ्रस्ट इंक्रीज होता जाएगा और रीडिंग कम होती जाएगी। क्लियर? तो कंक्लूजन इज एज अपथ्रस्ट increases apparent weight decreases। क्लियर? एक्टिविटी से क्लियर हो गया? एज अपथ्रस्ट increases apparent weight decreases। अब apparent weight क्या है? जो ट्रू नहीं है, जो रियल वेट नहीं है। रियल वेट, जो ट्रू वेट है वो रियल वेट है, जो रियल वेट है वो ट्रू वेट है। और अपरेंट वेट क्या है? जो रियल नहीं है, जो ट्रू नहीं है, वो बिकॉज ऑफ अपथ्रस्ट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? ट्रू वेट माइनस अपरेंट वेट। तो अगर आपके पास ये फॉर्मूला है और अगर आपको कैलकुलेट करना है, सपोज किसी भी ऑब्जेक्ट का ट्रू वेट कैलकुलेट करना है, रियल वेट कैलकुलेट करना है, तो वो क्या होगा? अपथ्रस्ट प्लस अपरेंट वेट। ठीक है, इसी को हम और अच्छे से समझते हैं एक एग्जांपल लेके, जैसा कि आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया है। आपके पास है सपोज 100 kg ऑफ कॉटन एंड 100 kg ऑफ आयरन। तो 100 kg ऑफ कॉटन आपके पास है और 100 kg ऑफ आयरन ब्लॉक होगा, एक्चुअल में आयरन ब्लॉक की फॉर्म में मिलेगा आपको 100 kg ऑफ आयरन। ठीक है, तो ये 100 kg वेइंग मशीन पे आ रहा है, तो ये ट्रू वेट है कि अपरेंट वेट है? सोचिए, 100 kg कॉटन का और 100 kg आयरन का आपको वेइंग मशीन पे अगर मिल रहा है, तो दिस इज नॉट ट्रू वेट, दिस इज अपरेंट वेट। क्योंकि ये जो हम वेइंग मशीन से वे कर रहे हैं, ये कहाँ पर कर रहे हैं? एयर में कर रहे हैं। एयर फ्लूइड है और वो इन पे अपथ्रस्ट लगा रहा है, दोनों पे अपथ्रस्ट लग रहा है। ठीक है, एयर की वजह से दोनों के ऊपर अपथ्रस्ट लग रहा है और अपथ्रस्ट लगने से जो आपको मशीन में दिखाई दे रही है रीडिंग, वो अपरेंट वेट है। तो अपरेंट मास आपके पास है 100 kg का, तो वेट कितना होगा? पहले अपरेंट वेट कैलकुलेट कर लें। इसका अपरेंट वेट ऐसा लिख रही हूँ मैं, W सबस्क्रिप्ट में APP। अपरेंट वेट कितना होगा? mg, मास 100 और g 10, दैट इज 1000 न्यूटन का अपरेंट वेट होगा। सिमिलरली अपरेंट वेट ऑफ आयरन भी यही होगा, क्योंकि mg 100 × 10 दैट इज 1000 न्यूटन। ठीक है, तो अगर अपरेंट वेट दोनों का सेम है और
हमें फाइंड करना है कि ट्रू वेट कितना होगा। एक्चुअल में कौन ज़्यादा हैवी होगा, कॉटन 100 kg का या 100 kg का आयरन, कौन ज़्यादा हैवी होगा। तो ट्रू वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अपथ्रस्ट प्लस एपरेंट वेट, एपरेंट वेट दोनों का 1000 है, ठीक है। तो अगर हमें ये समझ में आ जाए कि अपथ्रस्ट किसका ज़्यादा है तो ट्रू वेट भी उसी का ज़्यादा होगा, क्लियर, क्योंकि दोनों में प्लस 1000 करना है। अगर अपथ्रस्ट ज़्यादा है तो ट्रू वेट भी ज़्यादा होगा। तो किस में अपथ्रस्ट ज़्यादा है, इसको आप समझेंगे, किस में अपथ्रस्ट ज़्यादा है, किस में अपथ्रस्ट ज़्यादा होगा, जिसका ज़्यादा वॉल्यूम होगा। क्योंकि अब देखिए आपने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था डेंसिटी और अपथ्रस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, याद आया। डेंसिटी डी से भी डिनोट कर सकते हैं, डेंसिटी और अपथ्रस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर डेंसिटी कम है, जैसे आइस और वाटर ले लेते हैं, आइस फ्लोट्स इन वाटर, आइस की डेंसिटी कम है तो उस पर अपथ्रस्ट ज़्यादा लगता है, तभी तो वो फ्लोट करता है। आइस क्यूब क्यों फ्लोट करता है, क्योंकि उसके ऊपर अपथ्रस्ट ज़्यादा लग रहा है। मीन्स अगर डेंसिटी कम है तो अपथ्रस्ट ज़्यादा, क्लियर, डेंसिटी कम है तो अपथ्रस्ट ज़्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए 1/u लिखा है। डेंसिटी और अपथ्रस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब वॉल्यूम और डेंसिटी का देखो, आपने पढ़ा हुआ है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, दे आर ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इन दोनों से हमें क्या कंक्लूजन मिला, डेंसिटी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अपथ्रस्ट के, डेंसिटी वॉल्यूम के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट मींस अपथ्रस्ट और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। इसका कंक्लूजन क्या हुआ, द ग्रेटर द वॉल्यूम ग्रेटर विल बी अपथ्रस्ट, ग्रेटर द वॉल्यूम ग्रेटर विल बी अपथ्रस्ट। किसका वॉल्यूम ज्यादा है, ये सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, आपके पास कॉटन है 100 kg का कॉटन, कितना सारा कुछ होगा, इससे भी ज्यादा बहुत सारा कुछ होगा, 100 kg ऑफ कॉटन। और आयरन का ब्लॉक आप 100 kg का लेंगे तो छोटा सा होगा, वॉल्यूम कम होगा। तो वॉल्यूम किसका ज्यादा है, 100 kg कॉटन का या 100 kg आयरन का, किसका वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है 100 kg कॉटन का। अगर उसका वॉल्यूम ज्यादा है तो उस पर अपथ्रस्ट ज्यादा लगेगा, अपथ्रस्ट ज्यादा लगेगा तो उसका ट्रू वेट ज्यादा आएगा। सो कॉटन इज हैवियर, ठीक है, क्लियर हो गया। इसका ट्रू वेट ज्यादा होगा, कॉटन का ट्रू वेट ज्यादा होगा आयरन से। चलो अब हम करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो फर्स्ट आपकी बुक में दिया हुआ है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के एप्लीकेशन में, इट इज यूज्ड इन डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन्स। हम इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वो फ्लोट कर सकें। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा है आपने कि व्हेन बॉडी इज पार्शियली और फुली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, तो क्या होगा, उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट लगेगा और वो अपथ्रस्ट किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। तो सबमरीन्स या शिप्स इस तरह से हम डिजाइन करते हैं कि जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ उसका वेट और अपथ्रस्ट इक्वल हो, तभी वो फ्लोट करेगा, ठीक है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हमने इमर्ज किया है फुली या पार्शियली वाटर में, तो उसके ऊपर जो अपथ्रस्ट लगेगा वो किसके इक्वल है, इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्ज्ड पार्ट, ठीक है। तो इस तरह से इनकी डिजाइन की जाती है ताकि ये फ्लोट कर सके। और सबमरीन्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है, उनमें पानी भर दिया जाता है ताकि वो अंदर चले जाएं और फिर अंदर जाके वो अपना जो भी काम है वो करें, ठीक है। नेक्स्ट इसका यूज है लेक्टोमीटर्स की डिजाइनिंग में। लेक्टोमीटर कुछ इस तरह का होता है, यहां पर रीडिंग होती है, ठीक है। तो मिल्क की प्योरिटी चेक करने के लिए लेक्टोमीटर्स का यूज करते हैं। इसको हम समझते हैं, सपोज इस ग्लास में वाटर है, मेरे पास रियल लेक्टोमीटर तो नहीं है, जस्ट सिर्फ समझा सकती हूँ मैं अभी। लेक्टोमीटर बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, बहुत चीप होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 100-150 रुपीज़ तक में आ जाते हैं, ठीक है। और कुछ करीब अप्रॉक्सीमेटली इतनी साइज, देखो बहुत सारे अवेलेबल होते हैं मार्केट में अलग अलग साइज़ के और अलग अलग वैराइटीज़ के, लेकिन कुछ इस तरह का, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। एक्चुअल में शेप ऐसा होगा। तो लेक्टोमीटर को हम जब डिप करते हैं पानी में, प्योर मिल्क की प्योरिटी चेक कर रहे हैं ना हम, तो लेक्टोमीटर को जब हम पानी में डिप करते हैं तो वो फ्लोट करता है, ऐसे नहीं, पेंसिल के जैसा नहीं होगा, वो ऐसे फ्लोट करता है। उसमें नीचे बॉटम में कुछ लेड शॉट्स इस तरह से डाले जाते हैं, डिजाइन की जाती है उसकी कि वो फ्लोट करे, मिल्क में वो फ्लोट करे ऐसे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर जो ऊपर दिख रहा है ये वाला पार्ट, स्टेम पार्ट, इसमें रीडिंग आ जाएगी। तो अगर प्योर मिल्क है, प्योर मिल्क के लिए
अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर जो रीडिंग आएगी वो 30 से 32 के बीच में, ये एक रफ वैल्यू है, अप्रोक्सीमेटली इतनी वैल्यूज आपके पास आती हैं। अब सपोज कीजिए कि मिल्क इम्प्योर है, आधा दूध आधा पानी मिला हुआ है या सिंथेटिक मिल्क है, तो उसमें अगर आप रीडिंग देखेंगे तो वो कम आएगी, जैसे 15 या 16, ठीक है, वो वेरी करेगी। लेकिन अगर आपको एवरेज वैल्यू से कम मिल रही है तो क्लियर हो गया कि मिल्क प्योर नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एक और एप्लीकेशन है हाइड्रोमीटर्स। हाइड्रोमीटर भी करीब करीब ऐसा ही होता है दिखने में, एकदम एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, लेकिन इसी तरह का नीचे होता है, ऊपर रीडिंग्स होती हैं। और हाइड्रोमीटर का क्या यूज है? इट इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। अगर किसी भी लिक्विड की डेंसिटी आपको फाइंड करना है तो हम हाइड्रोमीटर यूज कर सकते हैं। और इसको ऐसे ही करना है, हाइड्रोमीटर को जिस लिक्विड की डेंसिटी को आपको मेजर करना है उसको आप टेस्ट ट्यूब में, कंटेनर में लेंगे और हाइड्रोमीटर जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसको ऐसे डिप करेंगे और ये फ्लोट करेगा इसी तरह से, इस तरह से रहेगा स्ट्रेट। और यहाँ पर जो स्टेम है, स्टेम में रीडिंग आ जाएगी और रीडिंग से आपको पता चल जाएगा कि डेंसिटी लिक्विड की कितनी है।